ये क्लास है NTA UGC नेट की और सोशल वर्क 2022। आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से समाज कार्य शोध में निहित चरणों पर चर्चा कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है आंकड़ों के संग्रहण के लेकर बात किया था और साथ ही साथ मैंने कुछ उपकरण थे उसके बारे में जिक्र किया था, अवलोकन विधि के अंतर्गत और प्रश्नावली विधि क्या है। ठीक है, जितने भी उपकरण हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तुतिकरण को लेकर, और हालांकि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ऊपर मैंने PDF में बना रखा, उसको मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा कि क्या है ये आपका प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं वही प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें, देखिए किसी शोध परियोजना पूरी कर लेने के बाद अब रिसर्च आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उस परियोजना की रिपोर्ट लिखेंगे। शोध रिपोर्ट शोधकर्ता द्वारा समस्या विशेष की छानबीन करते समय तैयार की जाती है। समूची शोध रिपोर्ट को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक ध्यान रखिएगा प्रारंभ है, दूसरा जो भाग है मुख्य भाग, तीसरा जो है अंत है। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा शोध रिपोर्ट को, शोध की रिपोर्ट को। अगर हम बात करते हैं प्रारंभ में आप क्या लिखते हैं, आप लोगों ने फाइल बनाया होगा। हालांकि जब प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं BEd BTC वाले स्टूडेंट वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो शुरुआत में प्रारंभ में वो क्या यूज़ करते हैं, कवर यानी मुख्य पृष्ठ को यूज करते हैं। फिर दूसरा कवर यानी आवरण से संबंधित, यानी किसी किताब के बारे में सोचिए। आप किताब किसी क्या आपके पास जो भी बुक है, हरियंट की या एक्सेट्रा जो भी बुक है उसके बारे में सोचिए कि पहले कवर, फिर दूसरा कवर आवरण आता है, फिर पावतियाँ आती हैं, फिर विशेष वस्तु होते हैं, विशेष वस्तु की सूची बनी होती है, फिर तालिका की सूची होती है, फिर आपका मुख्य भाग में प्रस्तावना आ जाता है, साहित्य की समीक्षा आती है, शोध का डिज़ाइन आता है, और उसके बाद आपका आता है आंकड़ों का विश्लेषण और संख्या व्याख्या उसकी की जाती है। फिर मुख्य परिणाम भी देखने को मिलता है और उसके बाद आपको निष्कर्ष भी देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। सारांश मिलता है आपको अंत में। ठीक है, आपको अंत में सारांश भी देखने को मिलता है। और अगर हम जिक्र करें तो इसमें अंत में क्या मिलता है, आपको संदर्भ ग्रंथ की सूची भी मिलती है, और संदर्भ ग्रंथ की सूची के बाद संलग्नक मिलता है। तो ये है बेसिकली समाज कार्य शोध का। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये शोध की रिपोर्ट है। जब आप किसी चीज़ को प्रस्तुत करेंगे तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो एक बार अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही है तो एक बार मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें उनको दिक्कत कर रही है। बाकी इसमें सब सरल है, जो किताब बनी होती है उसी से संबंधित ही है, किताब से ही रिलेटेड हुई है ना। किसी कोई डाउट यहाँ पे है इसमें तो आप देख लीजिए, एक बार देख कर मुझसे पूछ लीजिए। एक बार देख लीजिए, आप इसको देख कर पूछिए मुझसे। हाँ, ये प्रारंभ में जो तीसरा लाइन है पावती, उसके बारे में बताइए। प्रारूप सर आप क्या पूछ रहे हैं, ये प्रारंभ में पूछ रहे हैं पावतियाँ। हाँ, पावतियाँ देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे पावतियाँ ये होती है, जैसे अगर आपने किसी बुक को लिया है, ठीक है, उस बुक में आप मुख्य पृष्ठभूमि लिखते हैं, मुख्य पृष्ठभूमि लिखते हैं, और मुख्य पृष्ठभूमि के अंतर्गत जैसे आप उस किताब के बारे में कुछ जानकारी डालते हैं कि ये किताब किसके संबंध में है, किसके रिलेटेड में है। आप जैसे अगर मैं आपको UGC की ही किताब की बात करता हूँ तो UGC किताब के बारे में, हरियंट की किताब के बारे में वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई ये नेट से संबंधित है, ठीक है, JRF से रिलेटेड है। ये आपको उसकी एक प्रकार से किताब की विशेषता को बताने लगती है पावतियाँ। फिर आपका विषय वस्तु जो है स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका वो विषय वस्तु जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पावतियाँ उसी को रिप्रेजेंट की जाती है, उसी को पावतियाँ कहा जाता है।
जब किसी के बारे में आप वहाँ पे लिखना या बताना शुरुआत करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, पावतिया कहलाती है उसके बारे में। ठीक है, हाँ, और कुछ पूछना है जी? संलग्नक का मतलब आपको पता होगा, आप जैसे किसी किताब का, अगर आपने किसी किताब की रिपोर्ट वगैरह लिखते हो, उस किताब की रिपोर्ट अगर आप अपने यहाँ अपनी किताबों में स्टैप करते हो या शामिल करते हो तो उसको संलग्नक कहते हैं, और ये लास्ट में होता है, ये हम लास्ट में लिखते हैं किसी चीज़ की। जैसे हमने मान लीजिए मैंने हरियंट की किताब के कुछ मैटर लिया, शामिल किया अपनी किताबों में डालने के लिए, तो मैंने हरियंट की किताबों वहाँ पे नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने वो पृष्ठ से लिया है, पेज नंबर 103 से लिया है, ये चीज़ें हाइपोथेसिस है, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे संलग्न कर दिया, उसको संलग्न कहते हैं। अटैचमेंट बोला जाता है ना, अटैच कहते हैं ना आप लोग, वही है आपकी। हाँ, बस उसमें कुछ अलग से नहीं है। संलग्नक में मतलब आप कहीं सोचे कुछ अलग से आपको इसमें मेंशन करना, नहीं, कुछ अलग से मेंशन नहीं करना है, तो वही है। और पूछ लीजिए सर, और भी किसी को। संलग्न का मतलब ये होता है मैडम कि किसी चीज़ को आपने अपने, जैसे अगर मैं आपको बता दूं, इग्नू की किताब ले लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इग्नू से ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे या उत्तराखंड से ही जो स्टूडेंट होंगे, उनकी किताबों के लास्ट में हमें जैसे सारांश दिया होता है, फिर अभ्यास कार्य दिया होता है। अभ्यास कार्य के बाद कुछ किताबें लिखी होती हैं, उस किताबें के सामने किसी किसी किताबों में मिलता है पृष्ठ, पेज नंबर भी डाल देते हैं, वही चीज़ें संलग्न की गई है इस किताब में। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप जाके हरियंट की किताब उठा लीजिए, 103 पेज देखिए, आपको कल्पना मिल जाएगी। वही मैंने यहाँ पे संलग्न कर दिया है अपने रिसर्च में, है ना। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे सर? संदर्भ ग्रंथ, देखिए संदर्भ ग्रंथ तो वही चीज़ें हैं, मैंने अभी आपको, आप शायद समझ नहीं पाए। संदर्भ ग्रंथ वही है कि आपकी जो किताबें कौन कौन सी है इससे संबंधित, इससे रिलेटेड, इसके संदर्भ में। जैसे अगर मैंने कहा कि अगर आपको उपकल्पना के बारे में और अच्छे से पढ़ना है, या मैंने आपसे कहा कि आपको समाजकारी शोध के बारे में और से पढ़ना है, तो आपको संदर्भ ग्रंथ में मैकडोनाल्ड के बारे में मैंने लिख दूंगा नीचे कि समाजकारी शोध की एक किताब लिखा है मैकडोनाल्ड, तो आप जाके मैकडोनाल्ड की किताब पढ़ लीजिए, वहाँ पे समाजकारी शोध उनकी किताब मिल जाएगी, तो संदर्भ ग्रंथ हो जाती है, या सूची संदर्भ बन जाता है वो, है ना, वही चीज़ें बन जाती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों ने यहाँ से, ये आपको बता दूँ, आपके एग्ज़ाम में अभी तक कभी पूछा तो नहीं गया है, परंतु अगर प्रश्न बनता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि समाज कार्य शोध में 3 क्षेत्रों पर कार्य होते हैं। एक होता है प्रारंभ, दूसरा होता है मुख्य भाग, तीसरा होता है अंत। मुख्य भाग में अगर हम बात करते हैं, ये कवर, मुख्य पृष्ठ, पेज वगैरह, पावतियाँ, विषय वस्तु, विषय सूची और तालिका सूची शामिल की गई है। लेकिन जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं, साहित्य समीक्षा देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, विश्लेषण देखते हैं, फिर मुख्य परिणाम, निष्कर्ष, फिर सारांश देखते हैं, और लास्ट में हमारे सामने अंत आता है। तो ये चीज़ें तो कभी एग्ज़ाम में हो सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है कि अंत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं समाजकारी शोध के दौरान में। तो आप बता दीजिएगा कि समाजकारी शोध की रिपोर्ट में अंत में संदर्भ ग्रंथि आती है, संलग्नक भी आता है। बस ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। अभी तक प्रश्न जो है एग्ज़ाम में नहीं बनाए गए हैं इससे, परंतु आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, है ना। चले, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में। अब यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में आपको से सारी चीज़ें मिल गई। आवरण, मुख्य पृष्ठ हो जाएगी, तालिका हो जाएगी, उदाहरण चित्र हो जाएंगे, पावतियाँ हो जाएगी, तालिका सूची हो जाएगी, शब्दावली होगी। देखो, चित्रों और उदाहरण की सूची, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने एनसीईआरटी की बुक देखा होगा, और क्लास 5th तक देखिए, 1 to लेकर 5th तक में, तो कोई अगर चैप्टर लिखा होता है ना, तो उसमें पिक्चर बना दिया जाता है, चित्र बना दिया जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपने कहीं पर गए हैं रिसर्च के दौरान, तो आपको लगा कि भाई आप प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो आपको लगा कि यहाँ पर मुझे एक फ़ोटो क्लिक कर लेना चाहिए,
तो आप अपना एक फ़ोटो क्लिक करते हैं उस ग्रुप का एक्टिविटी के साथ करते हुए, और फिर एक्टिविटी के दौरान फिर उसको आप वहाँ पे स्टेप कर देते हैं, लगा देते हैं। तो चित्र और उदाहरण की सूची भी बना सकते हैं आप कि इस तरीके की चीज़ें आपको आगे मिलेगी मुख्य भाग में। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट का मुख्य भाग आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रस्तावना वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, फिर अंत में ये चीज़ें हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है ना। फिर उसके बाद शोध प्रतिवेदन की लेखन की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है कि संदर्भ लेखन की जो शैलियाँ होती हैं उसके समय जब समाजकारी शोध करते हैं तो उस समय हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, है ना। तो रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया यहाँ पे संचालित होती है। तो देखिए ज़रा क्या ये लिखा हुआ है कि एक अनुसंधान प्रतिवेदन क्या है। एक अनुसंधान प्रतिवेदन को लिखते समय किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यह थोड़ा सा आपको जान लेना ज़रूरी है। देखिए, अगर प्रतिवेदन का अर्थ होता है केवल रिपोर्ट के समाधान से संचार सूचना देना, शोधकर्ता ने कुछ तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित किया, इसका विश्लेषण किया और कुछ निष्कर्ष पर भी पहुंचा, उन्हें रुचि रखने वाली पार्टियों को सूचित करना, प्रतिवेदन करना, उसे सूचना पत्र पर शोध प्रतिवेदन कहते हैं। जब आपने किसी चीज़ का विश्लेषण किया, निष्कर्ष तक आपने पहुंच गए कि भाई ये रिज़ल्ट निकल गया, आपने सूचना पत्र पे उसको मेंशन भी कर दिया, तो वही प्रक्रिया आपकी प्रतिवेदन रिपोर्ट लेखन कहलाती है। वही आपकी रिपोर्ट लेखन कहलाती है। बेसिकली ये वैज्ञानिक विधियों की सहायता से तथ्यों को संलग्नित किया जाता है। तो वैज्ञानिक विधियों की सहायता से जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं तो वे वैज्ञानिक तरीके से लिपिबद्ध कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे तथ्यों का वर्गीकरण भी हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। तो बेसिकली जो भी सूचनाएं आपको मिलता है उसको आप लिखते हैं, निष्कर्ष के बाद जिस रिजल्ट पर आप पहुँचे हैं वही आपका कहलाता है रिपोर्ट लेखन। आपने निष्कर्ष को वहाँ पे मेंशन कर दिया। प्रतिवेदन आमतौर पर लोगों के लिए हो सकती है जब जांच किसी तीसरे पक्ष के उदाहरण पर नहीं जाती है, ठीक है, नहीं की जाती, तो शोध अनिवार्य रूप से एक सरकारी उद्यम है और यह आवश्यक है कि प्रत्येक जांचकर्ता को पता होना चाहिए कि दूसरों को अध्ययन के तहत घटना के बारे में क्या मिला। एक प्रतिवेदन का उद्देश्य इस प्रकार ज्ञान का अपव्यय है जो सामान्यीकरण का प्रसारण, ताकि उसके व्यापक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि शोध करते समय यह अनिवार्य है कि प्रत्येक शोधकर्ता को यह पता होना चाहिए कि दूसरों को अध्ययन के तहत घटना के बारे में मिला क्या है, जानकारी क्या चीज़ें थी। ठीक है, उसी को आपको लिखना है शोध प्रतिवेदन के लेखन में, क्या चीज़ें आपको मिली घटना के दौरान। तो मोटली आप कहते हैं कि मोटा मोटा रिपोर्ट संक्षिप्त में डालिए, वही चीज़ें आपकी कहलाती प्रतिवेदन रिपोर्ट लेखन, है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। और आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि एक शोध प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रतिवेदन का अंतिम मसौदा पूरा हो जाता है और लेखक ड्राफ्ट, प्रारूप, अन्य सभी प्रासंगिक पहलुओं पर अंतिम टाइपिंग और प्रिंटिंग के लिए तैयार होने के बारे में संतुष्ट है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सब कुछ संतोषजनक है, विभिन्न चीज़ों की जांच करना हमेशा बेहतर होता है। यहाँ हम उन प्रश्नों की एक सूची प्रदान कर रहे होते हैं जिनके लिए सकारात्मक उत्तर की उम्मीद होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें तो क्या प्रतिवेदन शीर्षक सटीक रूप में सामग्री का वर्णन करता है। अगर प्रतिवेदन में है ये चीज़ें तो फिर तो अच्छी बात है। क्या अध्ययन का दायरा सीमित है, फिर तो ठीक है भाई। क्या ये सारी चीज़ें जांच करने की बात होती है। समस्या ठीक से परिभाषित की गई है, ये सारी चीज़ें आपको एक लेनियर में या आप एक पैराग्राफ के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। उद्देश्य अच्छी तरह से कल्पना के रूप में या कल्पना कर रहे या उसे हासिल कर चुके हैं, क्या ये प्रतिक्रिया संचालित हुई है, परिकल्पना स्पष्ट है। भाई परिकल्पना चाहे वो नल हाइपोथेसिस हो, चाहे अल्टरनेट हो, चाहे वर्किंग हाइपोथेसिस, जो भी हो, लेकिन वो स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। योजना विस्तार से प्रस्तुत करना, तो ये सारी चीज़ें जो है डेटा एकत्रित करना, तार्किक रूप से वर्गीकरण करना, ठीक है, प्रस्तुति स्पष्ट और तार्किक होना चाहिए। क्या पूरे अध्ययन में उद्देश्य खुले दिमागी दृष्टिकोण पर बनाए रखा गया है, डेटा विधि परिणाम सीमाएं वर्तनी बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। वर्तनी का मतलब होता है एक प्रकार से शब्द,
या अक्षर आप कह लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 पॉइंट थे। प्रतिवेदन टाइपिंग के निर्देश है, ये बेसिकली A4 साइज़ पर बनाए जाते हैं। सफ़ेद मोटी अनुसूचित कागज़ का उपयोग किया जाता है। जब भी कभी आप रिपोर्ट लिखते भी हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि रिपोर्ट A4 साइज़ पेपर पर होना चाहिए, है ना। टाइपिंग डबल स्पेस में पेपर के केवल एक तरफ टाइपिंग की जाती है। एक तरफ टाइपिंग में मतलब अगर आप कर रहे हैं तो डबल स्पेस से पेपर का एक तरफ टाइपिंग की जा सकती है। डबल स्पेस का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। मार्जिन की बात करें तो 1.5 इंच दाएं तथा 0.5 इंच ऊपर और नीचे 1 इंच, लेकिन इस हर प्रमुख विभाजन के पहले एक पृष्ठ पर। तो हर एक पेज पर इस तरीके से आपको मेंशन भी करना होगा कि ऊपर से कितना छोड़ना होता है पेज, दाएं से कितना छोड़ना होता है पेज, ठीक है, बाएं से पेज कितना छोड़ना होता है, नीचे से कितना पेज छोड़ना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अनुसंधान प्रतिवेदन को अनुसंधानकर्ता का नाम जो होता है दाईं ओर लिखा होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग हमेशा शोधकर्ता का नाम राइट साइड में होगा, है ना, यहाँ, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पैराफ्रीजियम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये उदाहरण देने के कार्य तथा कथन पैराफ्रीजन होता है। समाज कार्य शोध की प्रकृति जो होता है वैज्ञानिक होती है, और यहाँ वैज्ञानिकता का तात्पर्य होता है कि विषय वस्तु का अध्ययन व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से करना होता है। जहाँ तक उदाहरण देने का प्रश्न है, या समाज कार्य शोध का 8 चरणों द्वारा डेटा प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। तो समाज कार्य का जो छठा वाला चरण है उसमें कुल 8 चरण पाए जाते हैं। तो सामग्री का जो होता है उद्धरण के साथ व्याख्या की जाती है। अब मालूम होना चाहिए कि छठा चरण में है क्या चीज़, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। छठा चरण जो होता है प्राथमिक तथ्य संकलन किया जाता है। वास्तविक कार्य तब प्रारंभ होता है जब हम तथ्य संकलन की तकनीकी या उपकरण विधि इत्यादि को निर्धारित कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम अपने शोध की आवश्यकता, उत्तरदाताओं की विशेषताओं और उपयुक्त तकनीकी और प्रविधि उपकरण आदि का चयन करते हैं तो वो बेसिकली पैराफ्रीजियम का पार्ट बन जाता है। और इसी में आप लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, केस स्टडी करते हैं, आप लोग अनुसूची भी बनाते हैं, प्रश्नावली भी बनाते हैं। ये शोध विधियों के द्वारा अनुप्रयोग किया जाता है। तो समाज कार्य शोध प्रभावी बनाने हेतु कथित कथन पैराफ्रीजियम के रूप में अध्ययन किया जाता है, जिसको निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ होता है अभिव्यक्त व अन्य अतिरिक्त तरीका, मतलब आपने कुछ अन्य तरीके का प्रयोग कर लिया पैराफ्रीजियम में। यानी शोध के संदर्भ में विषय वस्तु के अनेक दृष्टिकोण का व्याख्या करने के लिए पैराफ्रीजियम कहे जाते हैं। तो आपको भलीभांति तरीके से पता है कि अगर एक परिभाषा अगर मैं पूछता हूँ तो आप लोग अलग अलग तरीके से परिभाषा के बारे में अपने जो भी चीज़ें आपको पता होती है अलग अलग स्टेटमेंट आप लोग जवाब देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भी आप शोध में इस तरीके के अलग अलग निष्कर्ष निकलने लगते हैं तो हम पैराफ्रीजियम के अंतर्गत उसको रख लेते हैं। तो विविध उपकरण और तकनीकी के माध्यम से गुणात्मक सामग्री को गणनात्मक रूप में विविध वर्गों में रखा जाता है। तत्पश्चात सारणी को गणनात्मक रूप देकर विश्लेषण किया जाता है। इसका पैराफ्रीजियम अनुसंधान के विविध चरण का हिस्सा है, जिसमें शोध के लिए प्राथमिक तथ्यों के विविध दृष्टिकोण की व्याख्या की जाती है। और पैराफ्रीजियम व्याख्या के अंतर्गत वर्गीकरण जरूरी है, सारणीकरण जरूरी है, विश्लेषण जरूरी है, रिपोर्ट लेखन भी ज़रूरी। ये 4 चीज़ें जो है शामिल की जाती हैं। याद रखिएगा पैराफ्रीजियम में ये चारों की चारों चीज़ें शामिल की गई हैं। और विविध उपकरण तकनीकी के माध्यम से गुणात्मक सामग्री का गणनात्मक रूप देने का विविध वर्गों में इसको जो है सारणी में गणनात्मक रूप देकर विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये चरण कौन कौन से हैं। तो अलग अलग अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें सामाजिक अनुसंधान में, तो समस्या के क्षेत्र में चुनाव होता है, प्रचलित सिद्धांतों का ज्ञान का परिचय होता है, समस्या को परिभाषित किया जाता है, आंकड़ा संकलित किया जाता है, सामान्यीकृत किया जाता है, फिर अनुसंधान प्रक्रिया का पूर्व योजना बनाया जाता है। यहीं अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, आपने नाम सुना है, इग्नू के द्वारा बताया गया है समाज कार्य शोध के चरण कि भाई ये इतने टाइप के होते हैं। आप देख सकते हैं समस्या को परिभाषित करना, फिर साहित्य समीक्षा करना, फिर अध्ययन के दायरे और इका को तय करना है, यानी एक प्रकार से इकाई को तय करना है आपको, और प्रकल्पना का सूत्रीकरण करना है, शोध विधि और तकनीकी का चयन करना है, मानकीकरण को रखना है, मार्गदर्शी अध्ययन और सांख्यिकी और विविध विधियों का प्रयोग करना है, शोध सामग्री का इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद विश्लेषण करना है, व्याख्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। स्लूटर ने 15 टाइप के बताए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्लूटर महोदय गए 1926 में।
ये चरण है। ठीक है, तो ये थे आपके, मैंने बताया था कि कल की क्लास में 15 मिनट की क्लास में मैं समाज कार्य शोध के जो बचे हुए हैं निहित चरण में उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो चरण को साथ साथ समाप्त हो गए, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने जानकारी भी ले लिया है। अब हम लोग समाज कार्य शोध पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी जिक्र करेंगे, और वो प्रश्न कौन कौन से हैं आप लोग इसको सही तरीके से जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए चरण आप लोगों को पता है भली भांति तरीके से। ठीक है, आप ज़रा मुझे बताइए इसका सही ऑप्शन करेक्ट क्या कौन सा माना जाएगा। चलिए अब शुरुआत हो जाइए, आप शुरू हो जाइए। अनुसंधान, हस्तक्षेप अनुसंधान में चरणों का सही क्रम बताइए। पीएचडी अगर मालूम है तो सही है, सोचिए, सोच के जवाब दीजिए सभी लोग। पहले समस्या को पहचानेंगे, तो मेन जो समस्या उसको रखेंगे, फिर हमारे जो दुश्मन की पहचान करेंगे। चलो अब मैं आप सुनिए, रिसर्च डिजाइन देखेंगे सर कैसे। अब यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक, जिसका आप भी एग्ज़ाम में यूज करिएगा। समझिए, नंबर 6 और 7 को देखिए, नंबर 6 और 7 को देखिए, ये सभी ऑप्शन में है। तो इस बात से आपको तय होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, यानी 5 पॉइंट बचे हैं आपको। अब शुरुआत के 2 उठाइएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। कोशिश करिएगा समझने की। यहाँ पर पहले हम 3 को देखते हैं, क्योंकि 2 बार 3 3 दे दिया। पहले कह रहा है एकल विषयक अभिकल्प का चयन करना। एकल विषयक अभिकल्प, पहले ही कोई डिज़ाइन नहीं आती है, इस बात से आप सहमत होने चाहिए। आप सबको, आप सभी लोगों को सहमति होनी चाहिए इसमें भाई कि डिज़ाइन नहीं होता है पहले। ठीक है, इसलिए आपका सी और डी को, हाँ 2 बार सी सी लिख दिया भाई, सी और डी को इसलिए आप एलिमेंट कर दीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? प्रश्न को सही करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन ए है आपके सामने और ऑप्शन बी है। देखते हैं पहले और दूसरे को। उद्देश्यों की पहचान और सूचना सूत्रीकरण है, सॉरी समस्या का सूत्रीकरण है। और ऑप्शन नंबर 2 में भी है सूचना का सूत्रीकरण, फिर है समुद्देश्यों की पहचान। अब ज़रा मुझे बताइए, ऑप्शन ए होना चाहिए या ऑप्शन बी होना चाहिए? ऑप्शन ए होगा सर। हाँ। वैसे भी समस्या सबसे पहले ही आता है ना, तो ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान सुनिए, आप किसी बच्चे का या सेवार्थी या समुदाय या समूह का जब आप सर्वे करते हैं तो उस दौरान आपको एक ही समस्या नहीं मिलती है, आपको मिलती है 10 समस्याएं। अच्छा 10 ही नहीं, आपको 15 भी मिल सकती है, आपको 5 भी मिल सकती है, आपको 8 भी मिल सकती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समस्याएँ बहुत सारी हो सकती हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर एक व्यक्ति से पूछोगे तो बहुत सारी समस्या बताना शुरू कर देगा कि हमारे पास ये समस्या, हमारे साथ ये समस्या है। तो समस्या तो 10-12 जो आती हैं वो बेसिकली आपका एक सूत्रीकरण के रूप में आती है। इनमें से अगर आपने एक क्योंकि काम तो आप एक ही करोगे, 15 समस्याओं पे थोड़ी ना काम करोगे आप। काम सोशल वर्कर का एक ही पर होता है, ये शोध कार्य, ये समाज कार्य शोध कहता है आपका। तो अब आप करते हैं उद्देश्यों की पहचान। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हुआ है आपका, यही करेक्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है। ये एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माप का नाममात्र एक स्तर माप का निम्नतम और सबसे सरल स्तर होता है। क्या ये बात सही है? माप का नाममात्र का स्तर माप का निम्न और सबसे सरल होता है। समाज कार्य शोध में आप जरा मुझे बताएं, क्या ये बात सही लग रही है? सर अभी मापन का तो मुझे नहीं पता। ये सबसे सरल तो सही लग रहा है, निम्नतम गलत लग रहा है सर। देखिए माप का नाममात्र, ये आपको नॉमिनी एक मैंने आपको शायद मैंने बताया ही होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैंने शायद चर्चा किया है।
इसके बारे में आपने नॉर्मल इतना तो हाँ माप के स्तर, सही है सही है। आपने आप लोगों में से मुझे जरा बताएं, मापन आपने पढ़ा है? मापन हाँ सर, नॉर्मल स्केल होती है ना, सबसे हाँ नीचे जी। लेवल पे सबसे पहले आती हाँ, है। मापन बेसिकली एक विद्वान थे। मापन जो है एक विद्वान थे, उनका नाम था एस स्टीवेंस। स्टीवेंस स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए। 4 स्तर। एक स्तर था जो है नामित। नामित को ही नाम मात्र भी कहा जाता है। एक था क्रमित, एक था आपका आंतरिक, और एक था आपका अनुपातिक। याद आया? ये चार। तो ये जो पैमाना था नामित वाला, ये आपको क्या बताता है? कहता है कि सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन होता है ये। इसमें मापन किसी गुण और विशेषता के नाम पर आधारित होता है। तो जरा बताइए, निम्नतम और सबसे सरल स्तर मानोगे कि नहीं मानोगे? फिर भाई जब मैंने कह दिया कि गुण और विशेषता पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे सरल माना जाएगा नाम। और ये गुणात्मक मापन है, इसलिए यहाँ पे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि चीज़ें शामिल नहीं की गई है, केवल नाम मात्र को शामिल किया गया है। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सरल है, सत्य है। एक चर को अनेक नाम मात्र के उपवर्गों में विभाजित है। देखो, अब यहाँ पे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया। क्या कथन वेरिएबल को बता रहा था? नो सर। नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है व्याख्या नहीं होगी फिर। ये निचला वाला पॉइंट कारण जो है वेरिएबल्स बता रहा है, तो इसलिए वेरिएबल्स तो वो है ही नहीं। तो एक चर जो है अनेक नाम मात्र बता सकता है। भाई मैंने कहा बालक बालिका नाम मात्र है, मैं सहमति हूँ इससे, आप भी सहमत होगा। और ये उपवर्गों में विभाजित है, परंतु वेरिएबल्स के रूप में नाम मात्र का स्तर निम्नतम और सरलतम स्तर में है, ये कहना सत्य नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहूँ कि चर को लेकर आप उसको व्याख्या ना करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माने। ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से क्या समाजकारी शोध के द्वितीयक आंकड़े नहीं हैं? अब आप लोगों को आंकड़े पता होना चाहिए। बताएं, समाजकारी शोध में द्वितीयक आंकड़े। सी हो जाएगा। उत्तरदाताओं से एकत्रित एकत्रित सूचना। ओके, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको भली भांति तरीके से मालूम है, यहाँ पूछा प्रश्न में है कि नहीं है। भाई पत्रिका किस में आएगी? सेकंड में आएगी। हाँ सर। ठीक है, इस बात से आप सहमत हैं? प्रतिवेदन किस में आएगा? सेकेंडरी में। उत्तरदाताओं से एकत्रित सूचना। देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट हो रही है ना। उत्तरदाता से एकत्रित सूचनाएं। हाँ, आपका यहाँ पे उत्तरदाता से एकत्रित सूचनाएं प्राथमिक आंकड़े बन जाएंगे। कारण क्या है भाई? साक्षात्कार कर सकते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर, प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ क्वेश्चनाइज कर रहे हैं ना सर यहाँ पे। जी, जो उत्तरदाता होता है उसमें क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं ना उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और वेबसाइट से एकत्रित सूचना द्वितीयक आंकड़े। तो याद रखिएगा, द्वितीयक आंकड़े में पत्र पत्रिकाएं, अर्ध सरकारी प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख, शोध ग्रंथ, ये सभी के सभी सेकेंडरी या गौड़ आंकड़े के अंतर्गत हम इसको संचालित करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य वेबसाइट भी, पत्र पत्रिकाएं भी, प्रतिवेदन भी, ये तीनों के तीनों द्वितीयक आंकड़े का पार्ट है, परंतु पूछा था नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुझे याद है कि मैं इस प्रश्न के बारे में बताया हूँ, शोध का ब्लूप्रिंट। क्या आप लोगों को याद है जी? ओके, नहीं, हाइपोथेसिस थोड़ी होगा सर, प्राकल्पना। डिजाइन का तो साधन को लेके क्या होता शोध का नमूना होता है सर, शोध का नमूना होता है। शोध का ब्लूप्रिंट, है? सैंपल हो जाएगा ना, सैंपल सॉरी हाँ। राइट आंसर इज द, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है, आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यह प्रक्रिया न्यायादर्श की बनेगी, यह प्रक्रिया न्यायादर्श ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रकल्पना का कोई भूमिका ही नहीं है इसमें भाई, क्यों आप प्रकल्पना पे जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, डैश तथ्य अन्वेषी जांच है, क्या समावेशी नमूना होगा, क्रिया शोध होगा, हस्तक्षेपी अध्ययन होगा, वर्णनात्मक होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा सर, तभी तो हम जांच करके ही तो वर्णन करते हैं। वेरी गुड, राइट। यहाँ पे आपने सही जवाब दिया है, डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि तथ्य अन्वेषी जांच डिस्क्रिप्टिव ही होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब क्या होता है? विस्तृत लेवल पर लिखना, व्यापक लेवल पर आप क्या करते हैं, उसको हुबहू लिखते हैं, वो तथ्य अन्वेषी जांच होती है। बात हो रही है ना। हाँ, तो जब भी जब भी आंकड़ों का खोज के लिए जांच करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव अध्ययन के लिए हम प्रक्रिया संचालित करते हैं, ना कि क्रिया शोध। क्रिया बेसिकली क्रिया शोध क्या होता है? देखो, दिमाग हो सकता है जाए आप लोगों को क्रिया शोध पर भी। क्रिया शोध क्या होता है? वो एक्शन की बात करता है। जब आप किसी एक्टिविटी या गतिविधि को करते हैं तो उसको क्रिया शोध के रूप में करने की बात, वहाँ पे बोल सकते हैं। हाँ, वहाँ पर आपका वो चीज़ें नहीं शामिल की जाएगी। यहाँ पे आपका तथ्य से जांच करनी है तो वर्णनात्मक अध्ययन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए, समाजकारी शोध किस प्रकार की खोज करता है, बताइए जरा। सही, बहुत बढ़िया। मात्रात्मक शोध में किस प्रकार के तर्क पद्धति का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मैंने बताया है आप लोगों को, बताइए। एक आपका निगमनात्मक होता है, एक आपका आगमनात्मक होता है। आगमनात्मक विधि में तो सर निगमन ही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। आगमन विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के आधार पर नियम बताए जाते हैं। तो आप जरा मुझे बताइए, उदाहरण अगर आ जाए उदाहरण से नियम की तरफ, तो आप किसका सवाल किसको लगाएंगे? आगमन। शाबाश, पहले आप समझने की कोशिश करिए। इसमें मूर्त से अमूर्त जाएंगे, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। समझिए बात को, सरल से कठिन की ओर जाएंगे। ये सभी शिक्षण विधियां हैं। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ। तो ये बेसिकली आगमन विधि का पार्ट बनता है। जब हम निगमनात्मक की बात करते हैं तो वहाँ पे मात्रात्मक शोध में तर्क पद्धति का प्रयोग करने लगते हैं, तर्क देने की बात, क्योंकि कहा गया है कि पहले नियम का ज्ञान कराया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। पहले समझाया जाता है, फिर सिद्धांत उसको बनाए जाते हैं।
तो समझाना तर्क पद्धति का प्रयोग बनेगा क्या? परिणात्मक तर्क नहीं बनेगा। एक मिनट, परिणात्मक नहीं, निगमनात्मक। आपने क्या बोला था? निगमनात्मक बोला था ना? हाँ सर। हाँ, यहाँ पर आपका निगमनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में कौन है? केंद्र में कौन है? सोशल वर्कर है। केंद्र में कौन है? सोशल वर्कर है। याद रखिएगा, इस यह विधि तर्क देने वाली की विधि जो बनती है तो थोड़ी सी कठिन बन जाती है। कारण ये है कि इसका प्रयोग साइंस में भी किया जाता है, मैथ में भी किया जाता है, क्योंकि इसके रूल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा, ना कि परिणात्मक, ना कि आगमनात्मक। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, पहला वाला सही जवाब है आपका। शोध के संदर्भ में द रोमांस ऑफ रिसर्च एक पुस्तक आई है। रेडमैन और मोरी। हाँ, रेडमैन एंड मोरी की किताब आई है। वेरी गुड, यही बहुत अच्छा जवाब है आप लोगों का। ठीक है, याद रखेंगे। अवलोकित सामग्री संभावित साधारणीकरण और सत्यापन करते समय या करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक व्यवस्थित पद्धति है। शोध के संदर्भ में किस विद्वान ने परिभाषित किया है? क्वेश्चन नंबर 4। लुंडबर्ग। हाँ, लुडबर्ग ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अन्वेषण ही सामाजिक शोध है। ये परिभाषा है, याद रखेंगे सारी के सारे परिभाषाओं को भी थोड़ा सा। तो इसका सही बोगार्ड की हो जाएगी। सामाजिक दूरी का मापन किसने बोला है? ठीक है, याद रखेंगे। सामाजिक शोध का कारण बताइए जरा। सभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, डी ऑप्शन। किस विद्वान ने समाज कार्य की प्रकृति के 4 आधार को वर्गीकृत किया है? किस विद्वान ने प्रकृति को, नेचर को 4 भागों में डिवाइड किया है? बताए। जवाब नहीं आ रहा भाई आप लोगों का। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रीड महोदय की, कौन कौन से हैं? कौन बताना चाहेगा कोई? सर, उन्होंने समस्या के समाधान को और मैंने सर कल ही इसको पूरा स्टडी किया है, ये वाली चीज को क्वेश्चंस लगाए। इसमें आप सबसे पहले रखिए, इसमें 4 वर्गों में डिवाइड जब किया था, ध्यान दीजिएगा, जब इसने 4 वर्गों में डिवाइड किया था तो पहले बोला था व्यक्ति परिवार, हाँ, समूह, ये सारी हाँ, उसके उसके व्यक्तित्व से संबंधित जो भी समस्या बनेगी उसके बारे में जिक्र किया था, नंबर 1। और नंबर 2 जो था उसका नंबर 2 था कि सामाजिक नीतियों का अध्ययन करने को लेकर। जो नंबर 3 था उनका था कि उसके संबंध में जो जानकारी आपको मिली, जो तथ्य मिला है, उसका आपको उपयोग करना है। नंबर 4 जो था समाज कल्याण सेवाओं का भी था ना सर? समाज कल्याण सेवाएं उपयोग करना, भाई यही सी बात है। उसमें कल्याण वगैरह नीतियों का अध्ययन करना वो शामिल हो जाएगा आपका सेकंड में। ठीक है, और जहाँ पे कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देंगे वो नेचर आपको बताता है समाजकारी शोध का। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे सोशल वर्कर को प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह वो विलियम रीड का आता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। शोध की प्रकृति में गार्डन महोदय ने विचार दिया है, क्या बताए? सर ये सभी है, तीनों है। गार्डन महोदय भी है और समस्या का समाधान भी है और सिद्धांतों का जनरलाइजेशन, तीनों है। यानी अगर हम लोग बात करते हैं शोध के प्रक्रिया में, तो आप लोग यहाँ पे गार्डन महोदय का विचार, सामाजिक समस्याओं का समाधान, क्या इसको शामिल करेंगे? बताइए भाई। समस्याओं का समाधान 2 और अधिक समूहों के मध्य एक संबंध को स्थापित करता है। डेटा, निष्कर्ष, वस्तुनिष्ठ तार्किक करना होता है।
और सिद्धांतों का सामान्यीकरण, नियमों का सामान्यीकरण, भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल करने के लेकर जिक्र किया है, उत्तम परिणाम की चेष्टा रखता है। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाजकारी शोध के क्षेत्र में संबंधित है? दोनों है सर। दोनों है। कार्ल पियर्सन भी है, सांख्यिकी में आता है, चरण में पीवी यंग आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मेन कार्ल पियर्सन का नाम लेते हैं सबसे पहले। हाँ, स्लूटन ने समाजकारी शोध को कितने चरणों में डिवाइड किया है? अभी मैंने बताया है। 15 है। वेरी गुड। सी आर कोठारी ने सामाजिक क्रिया के कितने चरण बताए हैं? 11। 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन जो आएगा वो B11 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 11। राम आहूजा ने शोध के कौन से चरणों पर चर्चा किया है? सभी पर चर्चा किया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रथम चरण में शामिल है? दोनों है सर। दोनों होंगे क्योंकि दूसरे वाले में भी विश्लेषण की बात नहीं हो रही है, सिर्फ दृष्टिकोण की बात हो रही है। हाँ, दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा शोध समस्या का प्रकार है? शोध समस्या के बहुत सारे प्रकार हैं भाई, लेकिन आप बताइए जरा इसमें से कौन सा प्रकार होगा? तीनों है सर। ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 15 को बताइए जरा। साहित्य समीक्षा का इम्पोर्टेंस बताइए। क्या आधारों का सिद्धांत स्थापित है? अनुसंधानकर्ता का दिशा प्रदान करेगा? क्या साहित्य पद्धति का उचित चुनाव के संबंध में मार्गदर्शन देगा? ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, सभी। 16 को बताइए। निम्न विद्वान ने उद्देश्य और परिकल्पना निरूपण के संदर्भ में अस्थायी परिकल्पना के निर्माण का वैज्ञानिक विधि का एक आवश्यक पद माना है। बताइए किस विद्वान ने? हाँ, लुडबर्ग और यंग ने। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, एक अनुमान है जिसको आप कल्पना का नाम देते हैं, जिसे अंतिम और अस्थायी रूप से निरीक्षित तथ्य दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया हो और उसे अन्वेषण तथा पथ प्रदर्शक प्राप्त होता है। यह परिकल्पना की परिभाषा है। जरा बताइए किस विद्वान ने दिया है? सर ये गुडे और स्केट्स की है। गुड्डे एंड स्केटस। अच्छा, नहीं सर, गुडे और स्केट्स है इसका। देखिए, परिकल्पना की बात अगर हम करते हैं ना, तो यहाँ पे सही जवाब स्केट ने इन्होंने कहा कि अंतिम अथवा अस्थायी रूप से निरूपित तथ्य जहाँ दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया जाए और जिससे खोज को पथ प्रदर्शक प्राप्त होता हो, तो ऐसे में आपको बता दूं परिकल्पना कहलाती है। और ये गुड्डे एंड स्केटस कहते हैं, गुड्डे एंड स्केटस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध अभिकल्पना का प्रकार नहीं है? शोध अभिकल्पना का प्रकार पूछा गया है, नहीं है। सर डेटा संकलन। सर टीवी तो हो जाएगा। सर संकलन नहीं आएगा ना अभिकल्पना में। अच्छा जी, चलिए और लोग बताए जरा। डाटा कलेक्शन तो सर वेक्टर्स डिजाइन के अलग ही है, तो स्टेप में आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है। हाँ, यहाँ पे डेटा संग्रहण वो अलग से एक विधि के रूप में काम करती है, ठीक है। अनुभाविक एकरूपता, आदर्श प्रारूप, विश्लेषणात्मक चर, याद है मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है, PDF है इसकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिकल्पना का महत्व होगा? सर सभी। तथ्यों का संकलन में सहायक होना, उचित दिशा प्रदान करना, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नमूना अभिकल्प की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? सैंपल अभिकल्प की। ये भी सभी होगी। सभी आ जाएगा सर, ऑप्शन डी। हाँ, सभी यहाँ अगर हम बात करेंगे ऑल, आपका सही होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नमूना की उपयोगिता नहीं है? डाटा सर्वेक्षण डी ऑप्शन। सैंपल की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डेटा सर्वेक्षण की उपयोगिता नहीं है नमूना के उपयोगिता में। वो एक विधि है अलग। विस्तृत गहन वैधनीयता और निष्कर्षों की परिशुद्धता की बात करता है, डेटा सर्वेक्षण नहीं। देखिए, भले स्नोबॉल की भूमिका में मैंने आपको बताया हो कि एक बंदा मान लीजिए सर्वे के लिए एक फॉर्म देता है, फिर यहाँ से करवाता, ज़रूरी ये नहीं है कि यहाँ पे ये डेटा सर्वेक्षण की बात कर रहा हो, है ना, सैंपल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है यहाँ पे। और यहाँ पर तो भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, पूर्वाग्रह होता है यहाँ पे, है ना। स्रोत की कितनी श्रेणी में डिवाइड किया गया है? हाँ, ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों की उपयोगिता है नहीं? उपयोगिता है नहीं, उपयोगिता है, बताइए। हाँ, ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और आंकड़ों का प्रयोग शामिल है? डेटा आंकड़ों का प्रकार में शामिल किया गया, बताओ। आंकड़ा, मात्रात्मक, भौगोलिक, सांख्यिकी। ये भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। हाँ, ऑप्शन नंबर, हाँ, ये डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं है? प्राथमिक स्रोत पता होना चाहिए। लिखित परीक्षण डी। हाँ, ऑप्शन डी सही होगा। प्रविधियाँ एक समाज वैज्ञानिक के लिए वे मान्य और सुव्यवस्थित तरीके हैं जिसे वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है, तो डाटा संग्रहण कहलाता है। बताइए किस विद्वान ने कहा डेटा संग्रहण के बारे में? प्रोफेसर मोजर का स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 26 का। चलिए 27 बताइए। तथ्य प्रकरण प्रक्रिया डैश कहा जाता है जो आंकड़े नियमित रूप से संचालित हों। डेटा प्रोसेस यानी आंकड़े प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। विषय वस्तु से संबंधित विचार को कहा जाता है, बोलिए क्या? संदर्भ लेखन। विषय वस्तु से संबंध में जो होगा संदर्भ लेखन, अभी अभी मैंने आप लोगों को करवाया है, आज ही संदर्भ लेखन होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिवेदन से संबंधित मूलभूत तथ्य है? ऑप्शन डी आएगा आपका यहाँ पे, डी ऑल ऑफ द अबव। प्रतिवेदन ग्राफ वगैरह अभी देखिए किसी बच्चे ने बताया भी था। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य की जानकारी और अध्ययन की विधियाँ भी शामिल की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता है? सरल भाषा, आवश्यक निष्कर्ष, वैज्ञानिक विवेचना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। पैराफ्रेजियम का अर्थ बताइए। अव्यक्त का अन्य तरीका। शाबाश, वेरी गुड। सवाल कर ले रहे हो आप लोग। सांख्यिकी शब्द के आधुनिक अर्थ का प्रचलन 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? देखिए ये तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सांख्यिकी के बारे में पूछा गया है आपको। इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। सांख्यिकी शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रचलन 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम गॉटफ्राइड आकेनवाल
के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। और इसी सांख्यिकी शब्द का प्रचलन सामान्य रूप से दो प्रकार को बताया गया था, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन का मतलब था कि तथ्य, सामग्री और आंकड़े से था, जैसे व्यापार, राष्ट्रीय आय, वाणिज्य, आयात निर्यात आदि चीज़ों से रिलेटेड था बहुवचन का मतलब। एक वचन से सीधा सी सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल की बात करना, ठीक है। सांख्यिकी अनुमान व संभाविता का विज्ञान है। सांख्यिकी का संदर्भ में किस विद्वान ने परिभाषा दिया है? ये सर ये बोर्डिंगटन की है। संभाविता का विज्ञान है, ये किसने बोला है? ये बोर्डिंगटन ने बोला है। यही सही जवाब है। कार्नर ने सांख्यिकी प्रकृति को सामाजिक समस्या के संबंध में गणना कर दी थी, कार्नर ने, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें किंग महोदय के, तो किंग ने गणना का अनुमान लगा के संग्रहण की विश्लेषण कर देने की बात किया। विश्लेषण के द्वारा प्राप्त जो भी परिणाम होंगे उसकी घटनाओं को उन्होंने सांख्यिकी के रूप में व्यक्त किया था, किंग महोदय ने। और रॉबर्ट्स ने परिणात्मक पहलुओं को संख्यात्मक विवरण बता दिया था, ठीक है, रॉबर्ट्स ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी की उपयोगिता नहीं है? सांख्यिकी की उपयोगिता देखिए, सरलता है, सर इसमें सीओडी में कंफ्यूजन है। सीओडी में सी देखो, सहसंबंध। अगर हम बात करते हैं तो ये सांख्यिकी का प्रयोग वैज्ञानिक और विभिन्न तथ्यों के बीच में पाए जाने वाले सहसंबंधों को सरलता से स्पष्ट करता है, इसलिए सांख्यिकी की ये भी विशेषता मानी जाएगी। संख्यात्मक स्वरूप, वेरिएबल्स के बीच में वो ठीक है सर, संख्यात्मक स्वरूप भी होगा, लेकिन डेटा का जो विश्लेषण होगा ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ध्यान रखिएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी वाला। तुलना भी होता है ना इसमें, नीति निर्माण भी होता है इसमें, है ना, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। सिद्धांत भी होते हैं इसी में, है ना, याद रखेंगे। सांख्यिकी की सीमाओं को लेकर किस विद्वान ने परिभाषा दिया है? सीमा को लेकर सर ये क्रॉकस्टन और काउडन। वेरी गुड, यही सही जवाब होगा आपका। जो है क्रॉस्टन एंड काउडन ने, इसने सांख्यिकी के बारे जो सीमाएं थी उसके संदर्भ में इसने कथन माना है, इसने दिया है, कहा है कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि सांख्यिकी विधि है, अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र विधि है, और ना ही यह समझना चाहिए कि प्रत्येक समस्या के समाधान का एक सर्वोत्तम हल है। ऐसी बात बताने वाला सांख्यिकी की सीमाओं पर वो काउडन विद्वान है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। सांख्यिकी अन्वेषण के दौरान अन्वेषणकर्ता को डैश चरणों में होकर गुजरना पड़ता है। कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है? हाँ सर, 5 हो। एक मिनट, डेटा का कलेक्शन है, डेटा का एनालिसिस है, डेटा का डेटा का प्रेजेंटेशन भी होगा सर। 3 तो मुझे याद है, बस 5 हो गए सर। ओके ओके। सिमुलेशन भी आता तो है ना? यहाँ पे सांख्यिकी अन्वेषण में अनुसंधानकर्ता को बताया जा रहा है कि वो कितने चरणों से होकर गुजरता है। तो ये 5 चरणों से होकर गुजरता है सांख्यिकी। ये ध्यान रखिएगा, अन्वेषण के दौरान जो है अनुसंधानकर्ता जो है 5 चरणों से होकर गुजरता है। अब मुझे सर बता दीजिए। आप अच्छा, किसी को मालूम नहीं है क्या भाई 5 चरण इसके कौन कौन से हैं जिसके होकर ये गुजरता है? नहीं सर, रिपीट कर। चलिए, आप इसे चाहें तो आप नोट कर लीजिए, या तो आप चाहें तो इसको जो है ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, 5 चरण का मतलब यह हो कि अनुसंधानकर्ता जो है जब भी कभी सांख्यिकी खोज करता है तो उस समय उसने आंकड़े के द्वारा विषय के संबंध में यथार्थ शुद्धता को संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करती है या प्राप्त करता है। पहला स्टेप बनता है। तो तथ्यों का संकलन बोलेंगे ना इसको? पहले को, हाँ, आप तथ्यों को संकलन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। डेटा कलेक्शन, हाँ सर। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आंकड़ों का जो भी उपलब्ध होगा उस आंकड़े को हमें क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, सजाएंगे। बिना सजाए काम ही नहीं होगा। हाँ, सारणीकरण। तीसरी की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर कि भी समुदाय हो या समाज हो या समूह हो या व्यक्ति हो,
उसके संबंध में सूचनाओं को संकलित करके हम वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालें। हम वैज्ञानिक सर एनालिसिस होगा कि निष्कर्ष होगा? नहीं, एनालिसिस जो होता है वो इससे पहले की प्रक्रिया में आप संचालित कर सकते हैं, जो आपका सेकंड स्टेप था, जहां आप नियोजन की प्रक्रिया कर रहे थे। नियोजन के बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस ना देकर इन्होंने कहा कि निष्कर्ष से होकर अवश्य गुजर। ये शोधकर्ता है, आपको ये पॉइंट पर ध्यान देना होगा। शोधकर्ता से ये चीज़ें जो होता है निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचना चाहिए, निष्कर्ष पर। और निष्कर्ष के बाद आप लोगों को आंकड़ा, जो आंकड़े आपने नियोजित किए हैं, उपलब्ध किए हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप डेटा को संग्रहण करेंगे। ठीक है, संग्रहण करेंगे और संग्रहण के बाद आप उसका मूल्यांकन की प्रतिक्रिया को भी संचालित कर देंगे। तो मूल्यांकन की प्रतिक्रिया भी संचालित करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें, शोधकर्ता को इतनी बातों को जो है ध्यान रखना पड़ता है। सांख्यिकी में शोधकर्ता को इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, या तो आप ऐसे शब्दों में समझ लीजिए कि सांख्यिकी अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान में अन्वेषणकर्ता या शोधकर्ता को आंकड़े को एकत्र करेगा, सिंपल सी बात है। या तो फिर आप ये कह लीजिए कि आंकड़ों को एकत्र करने के बाद आंकड़ों का प्रस्तुत करेगा, या तो आप ये कह लीजिए आंकड़ों का फिर उसके बाद निर्वचन करेगा। एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना निर्वचन की प्रक्रिया होती है। फिर आप संगठन की प्रक्रिया आप मान सकते हैं, फिर आप विश्लेषण की प्रक्रिया मान सकते हो, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो। बेसिकली प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। इसको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि मूल्यांकन यहाँ पर इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और जो आंकड़ा संबंध में जो भी तथ्य हमें मिलते हैं उसको हम उपयोगिता के रूप में लेते हैं, तो उसको हम आंकड़ा कलेक्ट कहते हैं या एकत्रित करते हैं। सारणीकरण इसमें कहाँ है? हाँ सर, उसी में आएगा। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण ना, मतलब किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सारणीबद्ध तरीके से कर रहे हैं, उसी में आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप इसको संचालित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी अध्ययन किया जाता है। सर विषय वस्तु को विश्लेषण, यहाँ पर तीनों हो गए सर। ये डी देखिए, विषय वस्तु का विश्लेषण, ये तो विषय वस्तु का विश्लेषण ये आपका सही है। व्यवहारिक ज्ञान का विश्लेषण, व्यवहारिक ज्ञान का विश्लेषण बताएं। हाँ सर होगा, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, सही बता रहे हो आप लोग सभी। ऑप्शन नंबर डी, हाँ करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। शोध का विश्लेषण भी हो जाएगा। पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे मंडे के दिन। पैरामेट्रिक टेस्ट का माध्यम डैश के बारे में विस्तृत धारणा बताता है। हाँ, जनसंख्या। निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करिए जरा। आंकड़े तथ्य और वे समूह होते हैं जिनके कारणों से पर्याप्त सीमा तक आप प्रभावित होते हैं। सर ये क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, आप बताइए। आंकड़े तथ्य के समूह हैं। आंकड़े तथ्य के वे समूह हैं, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो तथ्यों का वो समूह है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक आप प्रभावित रहते हैं। सही है सर, ये कथन। ये कथन, मुझे ये बताइए, हाँ, ये जो तथ्य अब प्रभावित है, जिन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो हमारे आंकड़े बनेंगे ही क्यों? नहीं, ये गलत है। देखो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है। आंकड़े तथ्यों के वे समूह हैं जो अनेक आंकड़ों से पर्याप्त सीमा तक आप प्रभावित रहते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये इसको सही मत करिए। आंकड़े संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं, ये बात सही है। आपका केवल ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। देखिए, ये प्रश्न यहाँ तक सही है। आंकड़े तथ्य के वे समूह हैं, ठीक है, जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक आप प्रभावित, ये कहना उचित नहीं है। अनेक कारण से प्रभावित, कोई एक कारण अगर इसने लिखता तो हम कहते कि भाई सत्यता की तरफ जा रहा, कोई अब कौन सा कारण इसने बताया, प्रश्न अधूरा छोड़ा है, इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, ठीक है ना। और इस PDF को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। समय हो चुका है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ वीडियो।